You are watching them, the channel of Next Gen. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका नए वर्ष के शुभ आगमन स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूं शिवम। सबसे पहले आप सभी नगरवासियों को डेन जेएमडी की तरफ से और शिवम की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 31 दिसंबर यानी कि 2010 का आखिरी दिन। कल फिर नई सुबह, नया दिन और नया वर्ष का हम करेंगे स्वागत। कुछ ही पल में 2011 हमारे और हम 2011 में करने वाले हैं प्रवेश। क्या था खास 2010 में, क्या थी बुराइयां 2010 में और क्या हैं अच्छाइयां 2011 या क्या होने वाला है 2011 में, शायद ये सब हम नहीं जानते। खास तौर पर अगर बात की जाए पर्टिकुलर एक आम आदमी की, तो क्या की हमने कमियां और क्या थी हमसे हुई गलतियां, ये सब चीजें हमें शायद नहीं पता। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें अपनी गलतियां पता होने के बावजूद भी हम उन पर ध्यान नहीं देते। और हर वर्ष हम ये अपने आप से प्रण करते हैं कि इस बार हम नए वर्ष में प्रवेश करते ही गलतियां नहीं करेंगे और जो भी त्रुटियां हमसे हुई हैं उनमें हम करेंगे सुधार और किसी भी अपने को तकलीफ नहीं देंगे। लेकिन क्या शायद हम इस जो बातें हमारे दिमाग में आती हैं, जो हम सोचते हैं, उनको पूरा कर पाते हैं? नहीं कर पाते। अधिकतर लोग मानते तो बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें कहते हैं कि इस वर्ष जो भी हमसे कमियां गलतियां हुई हैं उस पर हम सुधार करेंगे, लेकिन शायद ऐसा हम कर नहीं पाते। एक छोटा सा उदाहरण हम देंगे आपको इस बात का कि 2010 यानी कि 31 दिसंबर आज है और आज की रात में खास तौर पर युवा वर्ग लेट नाइट पार्टी करते हैं घर से बाहर जाकर। कहां तक है ये सही? क्या नए वर्ष का हमको ऐसे ही करना है स्वागत? कितना खुश होते हैं हमारे इस कारनामे से घर वाले, कितना खुश होते हैं शहर वाले, या कहीं ना कहीं हम लोगों को तकलीफ तो नहीं दे रहे? हमको नहीं पता। कैसे करें नए वर्ष का स्वागत? क्या है कमियां हमें? कैसे करें अपने अंदर सुधार जिससे हमारा देश, हमारा शहर और हमारे परिवार के लोग हमसे रहें खुश? ये आज हम आपको बताएंगे आपके अपने स्पेशल प्रोग्राम नए वर्ष के शुभ आगमन में। और हमारे सभी सवालों के जवाब देंगे विश्व प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री अरुण कुमार मिश्रा जी, जिनको कानपुर शहर ही नहीं बल्कि पूरा विश्व सर्वांग जी के नाम से जानता है। मैं आपके बारे में बता दूं कि आप सन 1985 से वास्तुशास्त्र का ज्ञान देश विदेश में बांट रहे हैं और लोगों की वास्तु संबंधी सारी समस्याएं, लोगों की जितनी भी वास्तु संबंधी समस्याएं हैं उनको शहर में नहीं बल्कि यूके, यूएसए, दुबई, अफ्रीका तक में लोगों की वास्तुशास्त्र संबंधी सभी समस्याओं का निराकार करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अरुण कुमार मिश्रा जी, जो कि सर्वांग जी के नाम से पूरे विश्व में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले आपको हमारी तरफ से और कानपुर नगरवासियों की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार कानपुर शहरवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माँ भगवती की कृपा से आप सभी की सभी सकारात्मक और शुभ इच्छाएं इस वर्ष पूर्ण हो, ऐसी शुभकामना करते हैं। बिल्कुल सर्वांग जी, और हम भी यही चाहते हैं कि सभी नगरवासी के लिए ये 2011 काफी शुभ हो और आम आदमी भी यही चाहता है कि जो कमियां या जो चीजें 2010 में हुई, काफी चीजें हमने 2010 में देखी, चाहे वो सामाजिक रूप से कहें या पारिवारिक रूप से कहें, हर आदमी कहीं ना कहीं मुसीबतों में फंसा रहा। इसलिए सबसे पहला सवाल हमारा जो है वो कानपुर नगरवासियों के लिए कि 2011 कानपुर शहर वासियों के लिए कितना है खास? मैं कानपुर के संदर्भ में एक बात कहना चाहूंगा। कानपुर शहर ये पौराणिक शहर है और आजादी से पूर्व भी इसका जो अपना बिठूर और आजादी की लड़ाई के टाइम में भी कानपुर का बहुत योगदान रहा। औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है। किसी समय मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था। कॉटन इंडस्ट्री के रूप में दुनिया में प्रसिद्ध रहा है कानपुर। लेकिन काल चक्र के हिसाब से एक समय ऐसा आया कि लोगों की उपेक्षा के कारण ये शहर, खासकर राजनीतिक उपेक्षा के कारण, कानपुर शहर बहुत पिछड़ा और यहाँ का जो औद्योगिक सिरमौर कहा जाता था देश का, वो काफी
पिछड़ गया उसमें और काफ़ी दिक्कतें कानपुर शहर में देखी। यहाँ का उद्योग यहाँ से पलायन हुआ। लेकिन इसके पीछे एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं वास्तुशास्त्री और ज्योतिष से संबंधित हूँ। कानपुर शहर की जान और जीवन गंगा से जाना जाता है। और मैंने ये पाया कि गंगा जब से कानपुर से दूर हुई, जैसे जैसे गंगा दूर हुई वैसे वैसे कानपुर से समृद्धि और सुख का पलायन हुआ। और जैसे जैसे अभी गंगा बैराज और तमाम प्रयास हुए गंगा आने के, तो वैसे वैसे कानपुर में फिर से मुझे आशा जग रही है कि कानपुर एक वापस अपने गौरव को पा सकेगा। और इसी संदर्भ में इस समय पिछले 10 सालों में कानपुर ने एक औद्योगिक, एक नए सिरे से औद्योगिक वो एक छवि बना रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में तमाम सारे कॉलेजेस यहाँ खुले हैं। कोचिंग मंडी के रूप में यहाँ पर देश भर से स्टूडेंट्स आकर के पढ़ रहे हैं। और इधर जब से गंगा जी का, तो मुझे लगता है ये कानपुर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ गंगा जी के आने से बहुत समृद्धि होगी। 2010 में बहुत सारी विषमताएं, मिथुन राशि है कानपुर शहर की, और मिथुन राशि में केतु का गोचर होने के कारण और गुरु और शनि का खटाष्टक होने की वजह से कानपुर में 2010 में काफी अपराध और हिंसा की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, जो बहुत दुखद घटनाएं हैं कि शायद ही अखबार में कोई ऐसा दिन जाता हो जिसमें कोई हत्या और लूट की वारदात इस तरह से न हो। तो ये बड़ा दुखमय विषय रहा। लेकिन 2011 में मुझे बहुत उम्मीद है कि मीन राशि में 6 दिसंबर को गुरु का गोचर हो चुका है और गुरु और शनि आमने सामने हैं। दसम भाव में गुरु है, तो कानपुर की समृद्धि और इसका बहुत तेजी से इसमें निर्माण कार्य होंगे, बहुत तेजी से इसमें औद्योगिक चेतना का प्रादुर्भाव होगा, लोगों का, राजनीतिकों का ध्यान इधर जाएगा। और मुझे लगता है कि 2011 कानपुर के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। बिल्कुल। और 2011 में मुझे पर्टिकुलरली जब मिथुन राशि से केतु मार्च अप्रैल में निकल जाएगा, तो उसके बाद और भी ज्यादा कानपुर, तो जैसे कि नए साल में एक नई चेतना, नई उम्मीद, तो मैं तो ये उम्मीद करता हूँ 2011 कानपुर के लिए बहुत सुखद है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं एक उम्मीद लोगों के दिल में जगी होगी कि जो चीज़ें लोगों ने 2010 में देखी हैं वो शायद 2011 में उनको देखने को ना मिले। अब बात की जाए अगर कानपुर शहर के खास तौर से युवा वर्ग की, पहली बात तो आज की जो जनरेशन है, जो आज तेज रफ्तार से जो हमारा देश शहर जो चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं युवा वर्ग का एक अहम रोल रहता है हमेशा। आप किस नज़रिए से देखते हैं कानपुर का जो युवा वर्ग है, जो नई जनरेशन है, कहाँ जा रही है, कितना सही है और कितना गलत है वो? देखिए, बच्चे भविष्य होते हैं, बुजुर्ग जो हैं वो हमारे पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और युवा पीढ़ी वर्तमान को रिप्रेजेंट करती है। वर्तमान का मतलब निरंतरता, जो चल रहा है। वर्तमान प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो वर्तमान में ही सारी संभावनाएं निहित होती हैं। अगर वर्तमान गलती करेगा तो उसका असर पास्ट और फ्यूचर दोनों पर पड़ेगा, क्योंकि जो अभी वर्तमान है अगले क्षण पास्ट हो जाएगा और आने वाला समय, जो थोड़े समय बाद वो पास्ट हो जाएगा और आने वाला समय फ्यूचर हो जाएगा। तो हमारी गलतियां, खासकर कानपुर में युवाओं से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। कानपुर के युवा, मैं बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर हर जगह जाता हूँ, यहाँ तक कि विदेश में जो मैं जाता हूँ, मुझे अपने भारतीय मिलते हैं और युवा हर क्षेत्र में इतनी तेजी से इस देश का नाम सार्थक कर रहे हैं। हर चीज का सिर्फ नकारात्मक पहलू ही नहीं देखना चाहिए। जितनी एनर्जी और जितने ढंग से वो नाम तमाम अलग अलग क्षेत्रों में और लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो बहुत खुशी का विषय है, जिसमें कानपुर के बहुत सारे लोग हैं। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहूंगा कि आप अपने बुजुर्गों से अनुभव सीखें, उनको इग्नोर ना करें। बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे तो वर्तमान कभी अच्छा नहीं हो सकता। बुजुर्गों के अनुभव से सीखने को मिलता है और उससे वर्तमान ले करके वही आने वाली पीढ़ी को देता है। तभी हमारी ये तीनों काल सुरक्षित, संयमित और उन्नतिशील हो सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारा बस यही कहना है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, भविष्य बहुत अच्छा है। इस देश के युवा को सिर्फ
बुजुर्गों का सम्मान करना है और उनसे नई चेतना और नया ज्ञान उनसे प्राप्त करते, उनके चरणों में बैठ के सीखते हुए आगे बढ़ना है। बस बिल्कुल। चूंकि सलमान जी आपको बता दें कि अभी से मात्र 2.5 घंटे बाद नए वर्ष में हम प्रवेश करने वाले हैं और अधिकतर देखा जाता है जो हमारी युवा पीढ़ी की चूंकि हम बात कर रहे हैं कि बहुत से लोग तो घर में तैयार भी हो रहे होंगे इस समय पार्टी और कोट वोट पहन के कि पार्टी करनी है जाकर के बाहर। आपको क्या लगता है कि और खास तौर से जो अपने अंदर 2011 में बदलाव लाना चाहता है युवा वर्ग, मैं चाहता हूं कि एक सजेशन आप उन लोगों के लिए दीजिए कि अभी जो नया वर्ष में हम प्रवेश करने वाले हैं कैसे मनाएं 2011 का, कैसे करें हम स्वागत? क्या पार्टी करके दोस्तों के साथ बाहर जाकर के डांस करके या कुछ भी गलत चीजों को करके हम नए वर्ष का स्वागत करें या फिर कुछ और चीजें होती हैं? देखिए, जैसे बोलते हैं देवासुर संग्राम, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई हमेशा चलती है और हमारे मन के अंदर ही ये दोनों शक्तियां हैं। तो हमारे अंदर कुछ नकारात्मक चीजें और कुछ सकारात्मक चीजें दोनों होती हैं और हमें उससे लड़ना होता है, जूझना होता है। सबसे पहले हम खुद अपने से प्रश्न करें, क्या हम अपने आने वाली जनरेशन को, क्या हम अपने बच्चों को इसके लिए अलाउ करेंगे? या मेरे बच्चे अगर शराब पी करके रात को देर से आते हैं तो क्या हमको अच्छा लगेगा? तो जो हम खुद अपने लिए करने जा रहे हैं, सिर्फ हम इतना सवाल अगर अपने से करें, या हम किसी नशे के आदी हैं। देखिए, युवा को सबसे ज्यादा जो बचना है वो नशे से बचना है और शिक्षा की सही शिक्षा, सही तालीम देश को आगे बढ़ाती है और युवा वर्ग को वही सही तालीम। शिक्षा सिर्फ स्कूली नहीं होती है। हम जो हर व्यक्ति एक दूसरे से हर लेवल पे, बच्चा पहले माँ से, फिर पिता से, फिर घर के और सदस्यों से, फिर उसके बाद समाज से, जहां भी जाता है वो शिक्षित होता है। बिल्कुल। तो वो जो शिक्षा ले रहे वो सही होनी चाहिए और उसी वजह से, उसके सही ना होने की वजह से ही हमें ये सब चीजें हमारे अंदर आती हैं। हमारे मन के अंदर आता ही क्यों है कि मैं इस तरह, जब मुझे वो सही लगता है तभी तो मैं कर रहा हूँ, या कभी हमने अपने से सवाल ही नहीं किया। तो बस हम ये देख लें कि जो नशा या जो काम हम करने जा रहे हैं वो क्या हम अपने बच्चे को करते हुए देख करके सुख महसूस करेंगे? तो अगर वो नहीं महसूस करेंगे, आपको लगता है, तो फिर वो काम गलत है। और किसी भी चीज की नींव अगले साल का, नए साल का हम स्वागत करने जा रहे हैं और अशुभता से अगर करेंगे तो हमें शुभ कैसे प्राप्त होगा? बिल्कुल, मतलब हमें होश में ही नहीं है और हम नए वर्ष में आगमन कर रहे हैं। निर्णय कैसे हमारे मतलब बेहोश होकर के निर्णय कैसे सही हो सकते? बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात ये है। तो हमको तो ये लगता है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है और कि कैसे हम नए साल का स्वागत करें। तो सबसे पहले तो हमें नया साल आने से पूर्व उस संधि काल की बेला में बैठ करके ये सोचना चाहिए कि हमने पीछे इस साल जो किया उसका एक पूरा एक चिंतन करना चाहिए, शुरू से आखिर तक उसको एक फिल्म की तरह से देखना चाहिए और कहाँ हमने जो हमारे अचीवमेंट्स हैं उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए और जो हमारी गलतियां हैं उनको सुधारने का संकल्प लेना चाहिए कि इनको हम नहीं दोहराएंगे। तो सबसे अहम बात यह है। और सुबह की शुरुआत जब हम दूसरे साल की करें तो निश्चित रूप से अगर हम सपरिवार कोई अपने अपने बिलीव के अनुसार, और ऐसा नहीं है कि मैं जो कोई अनोखी बात बता रहा हूँ, आज का बहुत बड़ा युवा वर्ग जहां एक तरफ नशे में लिप्त होता है और रात को डांस पार्टियां करता है, वहीं एक बहुत बड़ा युवा वर्ग वो अपनी 31 तारीख 1 तारीख भगवान के चरणों में गुजारता है। है, सारे मंदिरों में काफी भीड़ मिलती है और लोग बस उसी को सकारात्मक ढंग से और इस चेतना को जगाने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। आपने बात करी कि दर्शन करना चाहिए, भगवान के मंदिर जाना चाहिए और घर पे माता पिता हैं उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। बिल्कुल, अपने अपने धर्म के अनुसार सबको, जो सरदार जी हैं वो गुरुद्वारे जाएं, जो मुस्लिम भाई हैं वो मस्जिद में जाकर के, हिंदू भाई मंदिरों में जाकर के। लेकिन एक बात सामने और आती है जिसको हम कहीं ना कहीं अनदेखा नहीं कर सकते, वो ये कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि भाई हमारा जो ऑफिस का जो रहन सहन है, जहाँ पर हम जॉब करते हैं या जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, जो हमारे बॉस हैं, आज उन्होंने पार्टी में मुझे इनवाइट किया है, अगर हम नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि
इन फ्यूचर हमारी नौकरी में कोई बात आ सकती है या हमारे प्रोफेशन में उसका कोई फर्क पड़ता है। बहुत सी ऐसी लाइनें हैं जहां पर इन सब चीज़ों को बड़े कॉमन वे में लिया जाता है, ड्रिंक करना और नॉनवेज खाना। बहुत से लोग नहीं चाहते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि मतलब उनको अपनी जॉब की वजह से या काम की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। तो ये क्या, कई चीजों में सामान्यतः कहीं कहीं दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन ये बहानेबाजी है। हम जो करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें जो हमको पसंद नहीं है वो हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो चीजें हम सरलता से ग्रहण कर लेते हैं बहाने के तौर पे, है ना, सरलता से ग्रहण कर लेते हैं सिर्फ, तो वो हम कहीं ना कहीं अपने को जस्टिफाई, गलत चीजों को जस्टिफाई करने के लिए गलत ढंग से उसको हम परिभाषित करते हैं। ऐसा कहीं नहीं है। आप अगर आपका दृढ़ निश्चय है, मैंने सेना में और हर क्षेत्र में मैंने ऐसे लोग देखे हैं और देश विदेश में देखे हैं जहाँ का कल्चर वही है, वहाँ भी मैंने लोगों को देखा है जो बिल्कुल ड्रिंक नहीं करते हैं, बिल्कुल, और बहुत सही ढंग से और सुचारू रूप से, और कहीं उनको समाज में या सोसाइटी में कहीं ऐसी दिक्कत नहीं आती। मैं देश विदेश जाता हूँ, मेरा अपना खान पान बहुत अलग है, लेकिन कभी ऐसी दिक्कत नहीं आती। मतलब कहीं कुछ खास फर्क आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है, ये आपके ऊपर है। और ये नहीं, मैं जब पढ़ाई करता था, मैं जब हॉस्टल, कॉलेज, सभी जगह, तो ठीक है, हर तरह के हमारे मित्र थे, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने मुझे मेरे रूप में स्वीकारा। आप कैसे प्रेजेंट करते हो अपने आप को, बिल्कुल। और मैं तो ये कहूंगा कि मेरे मित्रों ने, तमाम लोगों ने, मेरी जरा हुई, बहस हुई, और बहुत लोगों ने छोड़ी ये चीजें, क्योंकि मैं उनको जस्टिफाई कर सका कि नहीं ये गलत है और ये सही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अच्छा, कहीं ना कहीं संगत का भी असर पड़ता है कि हमारे साथ का जो बंदा है वो क्या कर रहा है, तो उसको देखते संगत क्या, एक जैसे मैंने कहा ना, अनुभव हम नहीं लेना चाहते, वो दिक्कत है। कभी भी युवा सीधे सीधे नशे में नहीं जाता। हमने देखा है कि हॉस्टल वगैरह में लोग शौकिया, धुएं के छल्ले उड़ाने का शौक, और ये इसमें वो जाते हैं, और कब इसके मकड़ जाल में फंस जाते हैं वो खुद नहीं पता होता, निकल पाते कुछ नहीं। लेकिन निकल कौन पाते हैं और कौन नहीं करते, वो मुझे लगता है कि जिनके घर में बुजुर्ग हैं, जो ज्वाइंट फैमिलीज में रह रहे हैं, बिल्कुल, और जहाँ पे मार्गदर्शन सही है, संस्कार उनको ऐसे मिलते हैं शुरू से, तो वो कहीं ना कहीं, और जिनके माता पिता अपने बच्चों से शेयर करते हैं सब चीजें, तो वो बच्चे अपने अनुभव भी बताते हैं और उससे बचे भी रह जाते हैं। बिल्कुल, ये मैंने बहुत देखा है, क्योंकि मैं बात करता हूँ, हर जगह जाता हूँ, तो बच्चों से, हर एज ग्रुप के बच्चों से मैं बात करता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये इसके बहुत सारे कारण, बहुत बड़ा कारण अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि बुजुर्गों की उपेक्षा और उनका सम्मान न करना और उनसे अनुभव ना लेना, प्रवृत्ति ना होना, ये सारे बहुत कहीं ना कहीं फर्क डालती है सभी युवा वर्ग के जीवन में। बिल्कुल, ये तो बात हो गई युवा वर्ग की। अगर हम बात करें कानपुर शहर की हर वर्ग की महिलाएं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है मध्यम वर्गीय परिवारों में कि सब नया वर्ष हम कैसे, भाई दीपावली में तो पता है कि गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, होली में पता है रंग खेलना है, पर नए वर्ष में वो जो मैरिड हैं वो अपने ससुराल में कैसे नव वर्ष का ऐसा आगमन करें कि उनके ससुराल वाले उनसे खुश हो जाएं, या जो अनमैरिड हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ कैसे शेयर करें, भाई तो चला गया घूमने फिरने, वो अकेले पेरेंट्स के साथ फंस जाती हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी कुछ कहना चाहते हैं नए वर्ष में? कहना चाहता हूँ, देखिए, पहली बात तो हर चीज के प्रति उत्साह। नया साल, जैसे हम लोगों का एक सनातन धर्म का नया साल चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से होता है, तो उसमें अपने आप संधिकाल होता है, मतलब ऋतुओं का, वहां पे लोग व्रत रहते हैं। देखिए शुरुआत कैसे होती है, व्रत रहते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और 9 दिन मतलब भगवान को वहां पे आगमन बुलाते हैं, उनको रखते हैं, और फिर उनका विसर्जन करते हैं, और बहुत प्यार से नया साल। तो आंग्ल नव वर्ष जो है, ये एक तरह से आज के टाइम में पूरी दुनिया का एक नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, जबकि चाइनीज लोग बहुत उत्सव से मनाते हैं, और इसी तरह थाई लोग अपना नया साल बहुत अच्छे से मनाते हैं, सब लोग। लेकिन इसके बावजूद जो आंग्ल नव वर्ष है, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अंग्रेजी नया साल नए वर्ष के रूप में बहुत, तो इसको जब आप, जैसे आप दिवाली मनाते हैं और अपने नए संवत की शुरुआत करते हैं, तो इसको क्यों नहीं बहुत बेहतर ढंग से करते हैं, इसको क्यों नहीं प्लान्ड वे में करते हैं? जब आप ये मान के चल रहे हैं कि नया साल है, आज से हम नई शुरुआत करेंगे, नई चीजें, जब भी नई कोपलें आती हैं, नया कुछ आने वाला होता है, तो संकल्पों से भरा होता है, संभावनाओं से भरा होता है, और हम सोचते हैं शायद अब हमारा सारा जो विगत है, वो जो खराब चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी, और हम शुभत्व की तरफ प्रवेश करेंगे, आने वाले समय में सारी अच्छी चीजें, तो हम एक बहुत पॉजिटिव थॉट लेकर के नए साल में प्रवेश कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे हम दिवाली मनाते हैं, जैसे अपने घर की साफ सफाई करें, अपने घर से नेगेटिव चीजों को निकालें, टूटी फूटी खराब चीजों को निकालें, और घर में बढ़िया से, वही जैसे मैं कहता हूँ ना कि
खूब बढ़िया भगवान को मतलब स्नान करें, प्रसाद चढ़ाया जाए, पूजा भजन करें, संध्या भजन, अपने अपने संप्रदाय के अनुसार, हाँ, और खूब बढ़िया उस दिन भोजन बनाएं और उस पहले भगवान को अर्पित करें और प्रसाद स्वरूप पाएं। और जैसे पिकनिक मनती है तो सब लोग, घर के लोग एक साथ इकट्ठे होकर खाना खाएं, एक दूसरे से शेयर करें कि भाई पिछली बार हम लोगों से ये गलतियां हुई थी, हम आपस में जब सुबह उठें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रात को जब सोएं तो सोते समय अगर ये रात का जो मैं एक बोल रहा था, एक ध्यान की तरह से एक प्रोसेस करें कि पूरा साल देखें और उसमें देख करके आकलन लग जाएगा कहाँ हम गलत थे और कहाँ सही थे, क्या हमने पाया, क्या खोया। तो वहां पर वो करके हम इस शुभ संकल्प के साथ सो जाएं ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टेबल हो जाए कि अब इस साल हम ये अचीव करेंगे और अपनी गलतियों को नहीं दोहराएंगे, इस संकल्प के साथ। और जब सुबह उठें तो बिस्तर पे ही आंख बंद करके सबसे पहले परमात्मा के दर्शन करें, अपने इष्ट के, और मुस्कुराते हुए उनको देखें और हम भी मुस्कुराते हुए उठें। और फिर उस वक्त हम ये प्रण करें कि इस वर्ष हम झूठ नहीं बोलेंगे, इस वर्ष हम किसी को सताएंगे नहीं, इस वर्ष हम अपने बड़ों का आदर करेंगे, इस वर्ष हमारा जो बिजनेस है, जो व्यवसाय है, जो काम है, उसको हम 2 गुना ईमानदारी से करेंगे, ईमानदारी से। और ऐसे जितने संकल्प हैं वो एक बार प्लान कर लीजिए, लिख लीजिए, और सुबह के उगते सूरज के साथ आप इसका संकल्प कीजिए और देखिए मतलब प्रकाश का आवाहन उगते सूरज के साथ जो दर्शन करते हैं आप उनके, उसके बाद उठ करके सूर्य के दर्शन कीजिए, फिर स्नान करके भगवान का पूजन करिए, देखिए कैसे ये संकल्प आपके बेहतर तरीके से। बिल्कुल। एक चीज खास और भी है कि 1 जनवरी को अब की शनिवार पड़ रहा है, क्या इसका भी कुछ फर्क पड़ने वाला है 2011 में? देखिए 2011 में शनि किसी शुभ दिन शनिवार स्थायित्व को मतलब रिप्रेजेंट करता है। शनि कोई खराब चीज नहीं है, शनि स्थायित्व को रिप्रेजेंट करता है और हमारे जीवन में न्याय का द्योतक है। तो अगर शनिवार है तो हम अगर उस दिन अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी चीजें करेंगे तो पूरे जीवन स्थायी रहेंगी। और अगर उस दिन हमने खराब कर्म किए, खराब चीजें की, अगर हमने शराब पी तो हम पूरे जीवन कहीं ना कहीं उसमें लिप्तता हमारी हो जाएगी। और अगर हमने बढ़िया काम किए और अपने बिजनेस और हर चीज के बारे में चिंतन किया, ध्यान किया, बढ़िया आनंद से रहे तो पूरा जीवन आनंद से, पूरा वर्ष आनंद से गुजरेगा। ये एक खास बात है। बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा सब्जेक्ट से हटके यहाँ पर हम बात करेंगे नए वर्ष से थोड़ा सा हट करके कि वास्तु और दिशा, वास्तु में दिशा का क्या महत्व है और खास तौर पे हमारे जीवन में भी क्या दिशाओं का कुछ फर्क पड़ता है जिनको शायद हम नहीं जानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए दिशा अगर ना हो तो जीवन ही नहीं चल सकता, हम कुछ जान ही नहीं सकते। हम ये पूरा भूगोल गलत हो जाएगा, पूरा भूगोल मतलब हम कहाँ जाएं, क्या करें। तो दिशाओं का और वास्तु का बहुत ज्यादा महत्व है। इसमें हम बहुत मोटे तौर पर बताना चाहेंगे। देखिए दिशाओं में सबसे ज्यादा उत्तर और दक्षिण महत्वपूर्ण है। असली दिशा यही है उत्तर, यहीं से हम सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो मैग्नेटिक पोल है। और उत्तर दिशा हमारे यहाँ जीवन की दिशा कही गई है, समृद्धि की दिशा कही गई है। दक्षिण जो है वो मृत्यु की दिशा कही गई। तो ये मृत्यु कोई खतरनाक या खराब बात नहीं है, एक ही चीज के 2 छोर हैं। तो आप जैसे देखेंगे कि जिसको हम पूर्व बोलते हैं, तो जो हमारा पूर्व है वो अमेरिका का पश्चिम है लगभग। बिल्कुल। तो उत्तर और दक्षिण यही मूल दिशाएं हैं। उसके बाद हम हर जगह दिशाओं का आकलन करते हैं ताकि हम चीजों को जान सकें, समझ सकें। पूर्व दिशा से सूर्य उगता है, वो हमारे जीवन में प्रकाश का आवाहन करता है। पश्चिम में सूर्य डूबता है, वो अंधेरे को। तो उजाले के साथ अंधेरे का सूत्र, ये एक एक्सेस की दो चीजें हैं। उत्तर और दक्षिण ये जीवन और मृत्यु की एक्सेस है। अपने भारतीय दर्शन में वास्तु में 10 दिशाएं कही गई हैं। तो जिसमें से 8 दिशाएं, 4 मुख्य दिशाएं, 4 उनकी उपदिशाएं और 2 एक ऊर्ध्व और एक नीचे। ये जो है 2 पृथ्वी और आकाश, ये 2 दिशाएं, ये मिला के 10 दिशाएं। तो जो ऊर्ध्व और नीचे की दिशाएं, ये वही है आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स। ऊपर में ब्रह्म शक्ति यानी ब्रह्मा जी का, और नीचे अनंत जिसको हम सब बोलते हैं। ये सब बहुत साइंटिफिक है और हम इसको बचपन से ही हमारे दर्शन में हर एक के उसमें हर रिलीजन में दिशाओं का महत्व है। हर रिलीजन में पूजा पाठ और जितने भी धार्मिक कृत्य से लेकर के और नित्य के कृत्य जो भी होते हैं वो सब दिशाओं के आधार पे होते हैं।
है ना। जैसे मुस्लिम रिलीजन में काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, अगर दिशा नहीं होगी तो दिशा ही तो वास्तु है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हमारे यहाँ अगर आप देखो, कुछ लोग कहते हैं कि अभी 2-4 से 10 साल से वास्तु, पुराने समय में अगर आप देखें पुराने घरों को, चाहे गाँव में या शहरों में, आप देखेंगे कि बीच में एक बड़ा सा आंगन हुआ करता था और उसके 3 तरफ कमरे होते थे और एक तरफ दरवाजा होता था। तो ब्रह्म स्थान में इतना बड़ा आंगन होने से सारी एनर्जीज, वहां से सारे एलिमेंट्स आसानी से हमको मिल सकते थे। तो इसलिए वो बीच का स्थान खुला रहने से वहां से प्रकाश, वायु स्वच्छ और मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सब चीजें बहुत प्रॉपर घर को मिलती हैं और वहां से शुभ ऊर्जा पूरे घर में बढ़ जाती थी। तो नेगेटिविटी के चांसेस बहुत कम हो जाते थे। और इसके अलावा भी आप देखो कि हम बचपन से अपने जो बुजुर्गों से सीखने की बात आती है, तो उनको दादी बताती थी कि भाई दक्षिण की तरफ मुंह करके खाना मत खाओ, दक्षिण की तरफ पैर करके सो मत, ये सब चीजें हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, दिशाएं हमारे जीवन से जन्म से मृत्यु तक जुड़ी हैं। सनातन संस्कृति में तो जब व्यक्ति मरता है तो उसके पैर दक्षिण की तरफ कर दिए जाते हैं और उत्तर जो है व्यक्ति का सिर है, मैग्नेटिक पोल जैसे, वैसे ही हमारा जो सिर है वो नॉर्थ है, हमारे जो पैर हैं वो साउथ है, साउथ पोल है। तो अगर हम साउथ की तरफ पैर करेंगे तो सीधी सीधी बात रिपल्सन होगा, हमें साउंड स्लीप नहीं होगी, बैड ड्रीम्स आएंगे और हम थके थके से लगेंगे सो के उठने के बाद भी। और अगर आप इस एक बार ग्लोब को उठा के देख लें तो जो नॉर्थ पोल है वो बिल्कुल पृथ्वी का सिर है, एकदम ऊपर है, टॉप पे है, ऊपर है। और जितनी भी भौतिक समृद्धि है, जो हम लोग कहते हैं नॉर्थ करियर की दिशा है, धन की दिशा है, कुबेर स्थान है, तो जब आप देखेंगे तो जितने भी यूएसए, यूके और रशिया का जो समृद्ध भाग है वो सब आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा, जो उत्तरी दिशा है। और जब एक्सट्रीम साउथ में जाएंगे, जब नीचे देखेंगे तो जल ही जल है, कुछ नहीं है। और जो मध्य भाग है वो आध्यात्मिक चेतना का स्थान है, जिसमें भारत, इजिप्ट इत्यादि पड़ जाता है। तो ये सब दिशाओं का बहुत महत्व है। और जो भारतीय संस्कृति में जो वेदांत में बताया गया है वो इतना एक्यूरेट है कि उसको मैं उस तरह से आपको बताने का एक छोटा सा प्रयास मैंने, क्योंकि ये कार्यक्रम इस विषय से रिलेटेड नहीं है, तो दिशाओं का बहुत जीवन में महत्व है। और इनको कपोल कल्पित न मानकर अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें तो इससे हम लोग अपने जीवन में बहुत अपने अभीष्ट को और अपने अचीवमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात है कि दिशा का एक अपना अलग महत्व है हमारे जीवन में और बहुत से लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते होंगे शायद आज जान गए होंगे। लेकिन एक बहुत मोटी सी चीज़ देखी जाती है सर्वांग जी, कि लोग वास्तु को शायद इसलिए नहीं समझ पाते या ग्रहण नहीं कर पाते कि अधिकतर लोगों के घर छोटे होते हैं, अधिकतर लोग उतने पैसे वाले कह दें अमीर नहीं होते। और अच्छा, वास्तु में क्या है, हमने जो मुझे फील होता है कि इस चीज़ को यहाँ पर रखना है, शीशा आपका यहाँ होना चाहिए, किचन आपका वहाँ पर होना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर मेरा एक छोटा सा कमरा है, मेरा वहाँ पर पूरा परिवार रहता है, तो मैं कैसे वास्तु के हिसाब से अब सारी चीज़ें अवेलेबल करा सकता हूँ, वहाँ पर हो सकती हैं? या फिर यूँ कहें कि क्या केवल वास्तु पैसे वालों के लिए ही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए, वैसे भी पॉपुलेशन बढ़ने के साथ, जैसे कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हम जब खुले बड़े मकानों पे रहते थे तो दोष भी कम उत्पन्न होते थे। जैसे जैसे हम सीमित होते जा रहे हैं तो अब पृथ्वी तो नहीं बढ़ जाएगी, भूमि तो नहीं बढ़ेगी ना, तो अब वर्टिकल हम बढ़ रहे हैं, तो मल्टीप्लेक्सेस का जमाना है, हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं और वो भी उनके 4 कोने पूरे नहीं होते, मिसिंग कॉर्नर्स होते हैं। तो जैसे जैसे चीजें आ रही, इसीलिए समस्याएं जीवन में लोगों की, और इसके साथ साथ हमारी होड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है, हमारी इच्छाएं इतनी ज्यादा असीमित हो गई हैं कि वो कहीं ना कहीं, इसीलिए डिप्रेशन, और देखिए अखबारों में आत्महत्या की घटनाएं कितनी बढ़ रही हैं, उसका मुख्य कारण यही है, असंतोष और गलत चीजों का। यानी हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी आ जाती है, नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं उस वजह से। तो ये बिल्कुल नहीं है कि आप एक मकान में हर चीज एक छोटी इकाई के रूप में कार्य करती है। तो कोई भी एक कमरे में भी आप जिस व्यवस्था में रह रहे हैं उसमें आप उसको बेहतर कर सकते हैं। हम इसमें 2-3 मुख्य बातें बताना चाहेंगे कि कोशिश ये करिए कि आपका घर, और जो मैं घर के लिए पूरे बोल रहा हूँ वही एक कमरे के लिए वही नियम लागू होते हैं कि हर कमरे में देखिए और घर में देखिए। देखिए, उत्तर दिशा समृद्धि की, भौतिक समृद्धि की दिशा है। यहाँ से
जीवनी शक्ति मिलती है। अगर ये बंद होगी और बिल्कुल भरी हुई होगी तो आप कहीं ना कहीं वो स्थान उस ऊर्जा से वंचित रहेगा या कम हो जाएगा, तो आपको समृद्धि का ह्रास होगा, नहीं मिलेगी। और ये वाटर एलिमेंट की जगह होती है। पूर्व जो है वो प्रकाश मिलती है वहां से, तो एक प्रकाश की दिशा है और एक तो ज्ञान मिलता है, और एक समृद्धि की दिशा है, तो ज्ञान और धन। बिल्कुल, ये दो दिशाएं हो गई, और इनका जो मिलन बिंदु है वो नॉर्थ ईस्ट है। तो वो परमात्मा की दिशा मानी गई है, इसीलिए कि यहाँ पर इन दोनों का मिलन बिंदु है। तो कम से कम अपने हर कमरे और घर में देखिए कि अगर नॉर्थ ईस्ट बंद होगा तो आप ऊर्जा से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि पूर्व से जब प्रकाश का आवाहन होता है, प्रवेश होता है सुबह के सूर्य का, तो वो अगर आप तक नहीं पहुंचेगा, वो कोमल मृदुल प्रकाश, तो आपको शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी, क्योंकि सूर्य पालता है, सूर्य पिता है, इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है सूर्य, उसी की ऊर्जा से हम सब जीवित हैं, है ना। तो जब सूर्य मिलता है तो हृदय को, हमारे आत्मबल को बढ़ाता है ना, साथ में हमें ज्ञान देता है, हमारी अस्थियों का कारक है ज्योतिष में, तो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो सुबह का प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है। और उत्तर दिशा हमारी समृद्धि की दिशा है, तो पहले तो हम कोशिश करें यथासंभव ये दिशाएं थोड़ी सी खाली हों, और इस दिशा में अगर हम उत्तर पूर्व कोने में भगवान को या अपने इष्ट को स्थापित कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो इनकी वैकल्पिक दिशाओं के रूप में पूर्व और उत्तर। बिल्कुल, यही मेरा अगला सवाल था आपसे कि एक आम आदमी, एक गरीब इंसान जो शायद अनजाने में हम नहीं पता होता कि हमें कहाँ सोना है, हमारा कहाँ किचन होना चाहिए, कैसे हमें भोजन बनाना है, या हमारा जीना कैसे होना चाहिए, कहाँ पर हमारा कमरा है या श्रृंगारदान हमारा कहाँ रखना चाहिए, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि इस नए वर्ष के मौके पर उन लोगों को आप बताएं कि कैसे वो छोटी छोटी चीज़ों में सुधार कर सकते हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। बहुत सुंदर प्रश्न है शिवम। मैं बताना चाहूंगा कि जैसे बच्चे, हमारे छोटे बच्चे होते हैं, हम लॉजिक के साथ, छोटे छोटे लॉजिक के साथ बताएंगे, उनको प्रकाश की जरूरत होती है ज्यादा, ताकि उनका जीवन समृद्ध हो, हड्डियां मजबूत हो, पढ़ें कायदे से। उनके लिए पूर्व दिशा रखने में उनको, उनका कमरा बनाने से उनको मदद मिलती है। बच्चों के लिए, करियर वाले लोगों के लिए अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उनको पूर्व की तरफ मुंह करके उनको पढ़वाएं। और जो करियर से रिलेटेड लोग हैं, जो कमा रहे हैं इस वक्त और करियर के लिए जा रहे हैं या प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए उत्तर दिशा बहुत बढ़िया है, क्योंकि अब उनको धन कमाना है ज्ञान प्राप्त करने के बाद। तो युवाओं के लिए उत्तर दिशा, और घर के बुजुर्ग जो घर की रीढ़ है, जो मजबूती है घर की, उनके लिए दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा, क्योंकि दक्षिण पश्चिम सबसे भारी दिशा है ना, क्योंकि उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व ये दोनों अर्थ एलिमेंट है। तो ये लाइट अर्थ है, वो भारी अर्थ है। तो वहां पर अगर जो घर का मुखिया रहेगा तो उसका अपने सब पूरे घर पे होल्ड रहेगा, और उसका नेतृत्व और उसका निर्देशन लोग फॉलो करेंगे। तो घर के बुजुर्ग साउथ वेस्ट में रहे। साउथ ईस्ट जो है वो महिलाओं की दिशा है, शुक्र रिप्रेजेंट करता है ग्रह उसको। देखिए, उत्तर पूर्व जो हमने भगवान का बोला वो गुरु, उत्तर जो है बुध, और पूर्व जो है सूर्य, और पश्चिम जो है शनि, तो और शुक्र जो है वो उत्तर दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व में किचन भी होता है, महिलाओं का ज्यादातर समय वहां व्यतीत होता है। इसके अलावा भी शुक्र जो है उसकी उस स्थान, तो ये वो महिलाओं के लिए बहुत उचित स्थान है। और किचन के लिए ऐसे ही साउथ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अग्निकोण कहलाता है, वहां पे किचन हो, टॉयलेट, लैट्रिन बाथ हो, कभी भी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में नहीं होने चाहिए। तो कोशिश करके यथासंभव उनको पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण इत्यादि दिशाएं उनके लिए ठीक रहती बिल्कुल, है ना। और इसमें सोने का स्थान क्या, सोने की दिशा कैसे होनी चाहिए? घर के मुखिया को साउथ वेस्ट में सोना चाहिए, है ना। और बाकी युवा जो है पश्चिम, उत्तर ये दिशाएं ले सकते हैं। विवाह योग कन्याओं को, जिनका विवाह आप करना चाहते हैं, उनको उत्तर पश्चिम वो वायव्य कोण है, वायु कोण है। और इसी तरह मेहमानों के लिए भी उत्तर पश्चिम अच्छा रहता है, और लॉबी, लिविंग एरिया के लिए। एक चीज और भी है जो हम रूटीन में करते हैं, सुबह जब उठते हैं हम, तो सबसे पहला काम हमारा क्या, मतलब जैसे ही हमने बिस्तर छोड़ा तो सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए जिससे दिन हमारा शुभ जाए? सबसे पहले हमको अपने बिस्तर पे ही आंख बंद करके अपने परमात्मा को याद करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, और उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने हृदय में देखना चाहिए।
और उनका देखने के बाद अब अपने हाथों के दर्शन करें और शुभ इच्छाओं के साथ नित्य संकल्प लें कि आज का दिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज का दिन हम बहुत खुश रहेंगे, आज का दिन किसी से झगड़ेंगे नहीं, आज का दिन हम अच्छे से काम करेंगे। सिर्फ एक दिन के लिए संकल्प लें, आनंद आ जाएगा और आप उसको फॉलो कर पाएंगे। लंबे संकल्प कई बार फलित नहीं होते हैं, है ना। और इसके बाद आप जो है अपना दाहिना पैर भूमि पे रख करके अथवा जो स्वर चल रहा हो वो पैर भूमि पे रख करके और शीशे में स्वयं के दर्शन करें और इसके बाद आप आकर के सबसे पहले सूर्य के दर्शन करें। और उगते सूर्य के साथ सूर्योदय से पहले अगर आप जगेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी चेतना और आपका उत्साह, आपकी ऊर्जा कितनी जबरदस्त होगी। और जैसे जैसे खुद प्रैक्टिकली देख लीजिए इस चीज को, और जैसे जैसे सूर्योदय के बाद आप तो उतनी ड्राउजीनेस, उतना भारीपन आपके अंदर रहेगा। तो अगर सुबह ये सब करके इसके बाद स्नान करके अपने भगवान के दर्शन करें, बल्कि हम तो इसको ऐसे कहते हैं हर रोज का एक नियम होना चाहिए। आज बीमारियां भी बहुत बढ़ रही हैं क्योंकि अब हमारे शारीरिक श्रम के बजाय बौद्धिक श्रम ज्यादा हो रहा है। तो नतीजा ये है कि हम शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं हो पाता। तो अब एक्सरसाइज करना फिजिकल बहुत जरूरी है। तो हमारे यहाँ जो कहते नहीं है हठ योग, राजयोग, लय योग, ज्ञान योग, जिसमें लोग आपस में कहते हैं ये अच्छा वो खराब, ऐसा कुछ नहीं है। हमको तीन, शरीर, मन और आत्मा, 3 बॉडी कॉन्सेप्ट है, बॉडी माइंड एंड सोल। तो शरीर के लिए हमको हठ योग यानी व्यायाम करना है, योगा करना है। तो हम कम से कम 15 मिनट शरीर के लिए और 15 मिनट ध्यान के माध्यम से मन के लिए और 15 मिनट जो है अपनी सोल के लिए, तो उसका जो है अभ्यास अलग ढंग से होता है। तो ये अगर तीनों के लिए अगर हम 15-15 मिनट, 45 मिनट और कभी वक्त होगा तो मैं इस पे अलग से चर्चा करूंगा। हाँ, मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में अगर कहा जाए आजकल की कि जैसे हम सिस्टम को डेली रिफ्रेश करते हैं, उसके बाद उसमें आगे काम करते हैं, तो अपनी बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए शारीरिक बल रहेगा। श्रम आप करेंगे तो व्यायाम करेंगे, योगा करेंगे तो कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। शरीर मजबूत होगा, इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, तो रोगों से लड़ने की क्षमता रहेगी। तो आप अपने बौद्धिक श्रम कर रहे हैं तो जो शारीरिक श्रम पहले चल लेते थे, साइकिल चलाते थे, बहुत सारे काम हो जाते थे, लेकिन अब नहीं हो पाते। तो आप स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ शरीर, तो जो भी खाएंगे वो पचेगा, अग्नि मजबूत रहेगी। तो स्वस्थ मन, अब मन स्वस्थ नहीं तो डिप्रेशन, अवसाद इत्यादि वो डेवलप होगा। अगर आप अगर धार्मिक हैं और थोड़ा सा भी ध्यान और चैंटिंग या कुछ करते हैं तो आपके मन के लिए बहुत अच्छा काम होता है। और उसी तरह जब आप गहरे ध्यान के माध्यम से आत्मा के लिए करते हैं तो, और इनसे न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक स्तर पे भी आप मजबूत होते हैं। प्लस आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि आप दूसरों में भी सकारात्मकता ला सकते हैं। घर का वातावरण बदल सकते हैं, ग्रह शांत रहेंगे, आपके क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, उनका शमन होगा। तो आपके ज्योतिष के बिंदु से भी और आपको जब सद्ज्ञान रहेगा, सद्बुद्धि रहेगी, सद्विचार रहेंगे, तो अपने आप चीजें आप वास्तु और ज्योतिष के अकॉर्डिंग करते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। एक बार फिर से मैं आना चाहता हूँ युवा वर्ग के लिए, चूंकि मुझे एक अलग से लगाव रहता है और क्योंकि अधिकतर मैं सारी चीजें देखता हूँ, तो मैं जब भी मुझे ऐसे मौके मिलते तो मैं चाहता हूँ कि अपने जो भी युवा वर्ग है या हम हैं, जो भी लोग हैं, उनके लिए कुछ कर सकूं। इसलिए मैं एक सवाल अहम करना चाहता हूँ कि आज का अधिकतर युवा वर्ग कानपुर शहर में नहीं रहना चाहता। उसको लगता है कि कानपुर में उसका करियर नहीं है, कानपुर में वो आगे नहीं बढ़ सकता है, या यूं कहें कि घर में रहने पे घर का दबाव रहता है घर वालों का कि नहीं तुमको ये करना है, ये नहीं करना है। जैसे बिजनेसमैन है वो चाहता है कि मेरा बच्चा बिजनेसमैन बने। तो ये सब चीजें जो हैं कहीं ना कहीं युवा वर्ग के जीवन में प्रभाव डालती हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, क्या बाहर रहकर ही हम अपना करियर बना सकते हैं? कानपुर में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें पूरी तरह पलायन करने वालों को दोष नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल। अभी कई बारी बातें आती हैं, जैसे हुआ भाई वो दिल्ली में बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं, मुंबई में जाता हूं तो मुंबई में भी ये बात आती है बाहर से। सवाल ये उठता है क्यों जा रहे हैं? कोई भी व्यक्ति अपना घर नहीं छोड़ना चाहता। हर व्यक्ति अपने परिवार, ये थोड़े बहुत समय के लिए एक लगता है लोगों को कि हमको थोड़ी स्वतंत्रता रहे, लेकिन हमने देखा है कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरी युवाओं से खूब बात होती है और सब नए बच्चे कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो परिवार के साथ रहें, लेकिन कई बारी मजबूरी भी इसका कारण बन जाती है। तो हमको ये देखना चाहिए, बंबई दिल्ली लोग कहना आसान है कि लोग क्यों जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश से पलायन कर रहे हैं, यहाँ से पलायन कर रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश और इन दूसरी जगहों में विकास कितना किया और मुंबई और दिल्ली में और उसके आसपास कितना विकास हुआ। आप समझते हैं कि देखिए गाजियाबाद और नोएडा हमारे उत्तर प्रदेश में आता है, इसके बाद भी आप समझते हैं कि उसमें कौन सबसे ज्यादा लाभान्वित है?
उसमें रोजगार का लाभ किसको सबसे ज्यादा मिला? दिल्ली वासियों को ज्यादा दिल्ली वासियों, बिल्कुल है ना, उनके पास में भी है। और जहाँ रोजगार होगा मजबूरी में आदमी जाता है। जहाँ रोजगार होगा वहां पे आदमी, आज जो कानपुर का विकास रुका, कानपुर से इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुकी, कानपुर से इंडस्ट्रीज का पलायन हुआ, मुझे आप बताइए बड़ी इंडस्ट्रीज कानपुर में कितनी रह गई और उनमें रोजगार की कितनी संभावना? नाम मात्र की। और जो नए सेक्टर डेवलप हुए हैं, जो कंप्यूटर के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और जो बायोटेक इंजीनियरिंग में, है ना, इन सब में जो नए क्षेत्र डेवलप हुए हैं, फाइनेंस में तमाम जो है नए क्षेत्र आए हैं, उसमें कानपुर में कितनी संभावनाएं हैं ये देखना जरूरी है। बिल्कुल, ये जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि कानपुर के अंदर इतना सब कुछ नहीं है कि वो करियर बना सके। लेकिन अगर दूसरा पार्ट अगर हम देखें तो बच्चों के माँ बाप इसलिए डरे हुए होते हैं कि अधिकतर आप केसेस देखते हैं कि कभी किसी ने सुसाइड कर ली, या जो लड़का कानपुर में रह के अपने घर में रह करके 20 साल का लड़का सिगरेट नहीं पीता था, वो जैसे ही बाहर गया हॉस्टल की लाइफ उसने जैसे ही जी तो उसने सिगरेट पीना और ड्रिंक करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से माँ बाप जो है बच्चों को बाहर जाने से रोकते हैं। तो आप मानते हैं कि बाहर से बच्चे बिगड़ते भी? देखिए, आज की तारीख में रोका तो नहीं जा सकता, क्योंकि जो शिक्षा और ग्लोबलाइजेशन जिस तरह से हो रहा है, दुनिया एक छोटा सा शहर जैसा हो गया है ना। अब हम तो ये कहेंगे, अगर अभी चाइना में जो 500 किलोमीटर की गति से वो क्या या कितना, मुझे वो ट्रेन जो है, और मेरे कुछ मित्र उसमें ट्रेवल भी किया, उन्होंने बताया उसका। तो जिस तरह से दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है, समय छोटा होता जा रहा है, हम एक जगह से दूसरी जगह, तो अब दूरियां उतनी मायने नहीं रखती। लेकिन ये जरूर है कि अगर इसमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगी, इसके लिए वो हॉस्टल्स जहां रह रहे हैं वहां का जो मैनेजमेंट है, हम ऐसे कॉलेजेस, ऐसे हॉस्टल्स भी जानते हैं जा सकती है, और जहाँ बिल्कुल नहीं है, जहाँ बच्चे जो मनमानी चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, वो बिगड़ रहे हैं। हाँ, तो पहले हमारे घर के संस्कार, और हमने बच्चों को क्या दिया है, हम अगर खुद ही बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं तो बच्चे हमारा सम्मान कहाँ से करेंगे? हम अपने घर के बुजुर्गों को, उन्होंने देखा है कि हमने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, बच्चे हमारा सम्मान नहीं करेंगे। हम बच्चों के सामने त्याग कुछ नहीं कर पाए, हम उनके सामने बैठ के शराब पीते हैं, बच्चे से सिगरेट मंगवाते हैं, तो बच्चे को हम कैसे रोकेंगे कि ये मत करो, ये खराब चीज? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो ये चीज है। और इसी तरह हॉस्टल में जाने के बाद, ये हॉस्टल जो मैनेजमेंट उस कॉलेज का है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसकी उपेक्षा की जाती है। आज जो कॉलेज, आज पढ़ाई जो है सिर्फ पैसा पैदा करने का जरिया बन गया। पैसा कमाना खराब नहीं है, लेकिन आज जो खराब बात है वो ये है कि हर प्रोफेशन वो सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बन गया है। बिल्कुल, वो खराब है। उसके पीछे जो हमारे कर्तव्य, नैतिकता और हमारी जागरूकता होनी चाहिए, उसका कहीं ना कहीं ह्रास है। बिल्कुल। और उस वजह से इसका ये दूसरा रूप देखने को मिल रहा है। और इस पे हम अगर हम चाहें तो बहुत आसानी से इस पे सरकार, संबंधित विभाग और हम लोग खुद समाज इसको रोक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। युवा वर्ग और खास तौर से कानपुर शहर की गर्ल्स जो अपने आप को आज की डेट में बिल्कुल भी सेफ नहीं मानती, उनको लगता है कि हम घर से जब निकल रहे हैं तो उनको क्या, पेरेंट्स को लगता है कि पता नहीं जब तक वो घर वापस नहीं आ जाती बच्ची तब तक उनके दिमाग में एक टेंशन रहती है कि अभी तक कॉलेज से नहीं आई, कोचिंग से नहीं आई। कैसे वो अपने आप को सेफ रखते हुए, क्योंकि उनकी भी एक इच्छा होती है, उनकी भी मन में आता है कि मेरा भैया दिल्ली से अगर MBA कर रहा है तो मैं कम से कम कानपुर के किसी कॉलेज से MBA तो करूँ, क्योंकि उनको भी अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलना चाहिए, और शायद इसी वजह से मौका नहीं मिलता। कैसे वो अपने आप को? देखिए, शिक्षा के लिए अगर चाहें तो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। कानपुर में इतने इंस्टीट्यूट्स खुल चुके हैं और आगे दिन पर दिन खुल रहे हैं, और अच्छे इंस्टीट्यूट्स, नामी इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, है ना। तो सब लोग शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन ये जरूर दुखद विषय है। और मतलब कानपुर में शायद अपराधीकरण की इतनी विभीषिका जो आज पिछले 2-4-5 सालों से देखने को मिल रही है, इतनी मैंने अपने बचपन से, मैं तो कानपुर में पैदा हुआ और मैं दुनिया में कहीं चला जाऊंगा, मुझे जो कानपुर की मिट्टी से लगाव और प्यार है, जब लोग कहते हैं तो मैं कहता हूँ भैया जैसा भी है, गंदा है, अच्छा जो भी है, बिल्कुल, लेकिन हमारा लोग दिलदार हैं यहाँ के, यहाँ और ऐसे लोग कहीं नहीं मिलते, कहीं नहीं मिलते। बिल्कुल सही बात है ना। तो मुझे जब यहाँ आते हैं तो लगता है बस वो अपने 2-4 मित्र और उनके साथ बैठ के चाय पीना, अपने अनुभव शेयर करना, वो आज भी जो मस्ती है कानपुर की, वो मस्ती पूरे दुनिया में नहीं। ये तो बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश की मस्ती, और उत्तर प्रदेश में पर्टिकुलरली कानपुर की मस्ती, कानपुरियापना है। हाँ, स्पेशली लोग जानते हैं कि ये बंदा कानपुर से है तो लोग उसको बैठाल के गपशप करते हैं जानबूझ के कि कुछ अलग बात करेगा ये। तो बस हम ये चाहेंगे, लेकिन इसका जो अभी अपराधीकरण कानपुर में जो एक रहने का एक बहुत
कुछ भी प्लान्ड नहीं है, वो बहुत दुखद विषय है। और इसमें निश्चित रूप से महिलाएं डेली चेन स्नैचिंग और तमाम सारी घटनाएं हो रही, और जो अगर जो है हमारा जो इससे संबंधित महकमे हैं वो अगर चाहें तो इसको पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है, मुझे नहीं मालूम। मैं एक बात देखता हूँ, मुंबई इतना बड़ा शहर है, लेकिन मुंबई में जिस तरह से लोकल में लोग ट्रेवल करते हैं, अगर शायद कानपुर में ट्रेवल करें तो आधे लोगों के मोबाइल और जेबें साफ हो जाएंगी, सवाल ही नहीं उठता, है ना। और वहां पर एक भी ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शनल केसेस हैं। बिल्कुल। वहां बड़े लेवल पे अधिक अपराध होंगे, मालूम नहीं वो आम जनता को, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें। वहां पर आधी रात को ट्रेन से, लोकल से जेवर पहन के औरतें आराम से करती हैं, लड़कियां ट्रेवल करती हैं, वहां इसका कोई खतरा नहीं, बिल्कुल सही। बल्कि दिल्ली उस मामले में सेफ नहीं है, लेकिन मुंबई एक नमूना है इसके लिए। और मुंबई ही नहीं, गुजरात में इस विषय में, गुजरात में आप कहीं चले जाओ तो लॉ एंड ऑर्डर वहां पे खतरा नहीं है कहीं पर इस तरह से औरतें बच्चे, तो वो कानपुर में कंट्रोल करने की, और वो हम लोगों से ज्यादा जो है वो मतलब संबंधित विभागों की जिम्मेदारियां हैं और राजनीतिक जिम्मेदारियां हैं। बहुत दुख होता है। कहीं ना कहीं कुछ गर्ल्स भी गलतियां कर जाती हैं क्या, कि उनको झेलना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। के नाम पे हम कह जरूर सकते हैं, वो भी संस्कार एक ये भी है, पहनावा भी है, दूसरा आपका मोबाइल भी है, कि कहीं भी खड़े होकर बात करना। मोबाइल है, नेट है जिसने, लेकिन वो हर जगह है जी, और उसका भी सदुपयोग और दुरुपयोग पे जो चेक पॉइंट है, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो घर हो, वो कहीं ना कहीं माता पिता ही करेंगे ना। और हम अगर अपने बुजुर्गों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह होंगे तो बच्चे भी हमारे प्रति जवाबदेह होंगे। बिल्कुल। एक ये चीज, और दूसरा हमको लगता है कि सभी छात्रों को और विशेषकर लड़कियों को, जिसका कि व्यायाम और सेल्फ डिफेंस जो कि अभी गायब हो गया है स्कूलों से, शिक्षा में, और इसको बहुत तगड़े से लेना चाहिए और उनको प्रारंभिक शिक्षा सेल्फ डिफेंस की सबको देनी चाहिए, लड़कियों को विशेष रूप से, ताकि वो अपनी स्वयं रक्षा करने में सक्षम हो। और अभिभावकों को चाहिए, और स्कूल कॉलेजेस में 12th तक तो कतई मोबाइल बैन होना चाहिए। बिल्कुल, कि मोबाइल बच्चे स्कूल नहीं ले जा सके। यहाँ तक कि मुझको तो ऐसा लगता है कि 12th तक उनको गाड़ी घोड़े से जाना भी मना होना चाहिए, साइकिल से जाएं, ताकि उनका शारीरिक श्रम, ये नियम बन जाए। कोई दिक्कत नहीं बच्चे अगर साइकिल से जा रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें बहुत, और इसी से वर्ग भी पनपते हैं कि हम अच्छे हैं, वो खराब स्टेटस की बात आने लगती है। एक सिलेबस, भाषा कोई भी हो, मेरे हिसाब से पूरे देश में एक सिलेबस होना चाहिए, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाए, चाहे हम 10,000 रुपए फीस दे के पढ़ें। और दूसरा लेवल ऐसा होना चाहिए कि वहां पे अपना जो भौतिक समृद्धि का शो ऑफ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरह से या तो बच्चों को हम खुद छोड़ने जाएं, अथवा बच्चे अगर अपने वाहन से जा रहे हैं तो 12th तक कतई ये बैन होना चाहिए कि हम बाइक लेकर के या मोबाइल लेकर के। बिल्कुल, कहीं ना कहीं समाज को भी सुधरने की जरूरत है, और जो इस सारे विभागों से, जो महकमे से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी चेतना चाहिए। कॉलेज परिसरों में भी इन सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज जो है, हमें जो हमारी गर्ल्स हैं, हमारे शहर में जो लड़कियां हैं, उनको भी अपने आप को कहीं ना कहीं सेव करने के लिए पहले अपने अंदर जो थोड़ी बहुत जो कमियां हैं उनमें बदलाव लाने की एक बहुत बड़ी जरूरत है। एक अहम सवाल सर्वांग जी, क्योंकि मैं काफी देर से नए वर्ष की चर्चा चल रही थी, तो सबसे बड़ी समस्या जो आज की डेट में हर आदमी के लिए है, पैसा। आदमी कहता है कि साहब मैं गलत काम क्यों ना करूं, मैं नंबर 2 के काम क्यों ना करूं, क्योंकि मुझे पता है ईमानदारी से मेरा परिवार नहीं चल पाना है। तो क्या आप भी इस चीज को मानते हैं कि हम ईमानदारी से, या जो आदमी जिसकी सैलरी 4,000 रुपए महीना है, उसका परिवार में उसको 4 लोगों का परिवार चलाना है, तो क्या वो बेईमानी करे या कुछ गलत काम करे, नंबर 2 के काम करे, तभी वो अपना परिवार चला सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। और देखिए, विषमताएं और आर्थिक विषमताएं ये समाज में आज से नहीं, हमेशा से थी और है, और धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हो रहा है। और आगे का भारत मुझे लगता है बहुत समृद्ध होगा। लेकिन अभी जैसा आपने कहा कि वो कैसे परिवार चलाए, हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो सीमित साधन में ईमानदारी से अपना, ये हमारे ऊपर व्यक्तिगत रूप से, और जब भी हम, और उन्नति भी किसी भी प्रोफेशन में, हम छोटे से बड़े होते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जब भी हम लंबी छलांग लगाने की कोशिश करेंगे, कोई चमत्कार की कोशिश करेंगे, तो धोखा तो खाएंगे, बिल्कुल, और गिरेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है। और लंबी रेस का घोड़ा, कोई प्रोफेशन हो, आपका हो, मेरा हो, डॉक्टर का हो, वो तभी हो सकता है जब हम ईमानदारी से आगे बढ़ें। बिल्कुल।
और गलत कार्य करके आप बहुत लंबे समय तक लोगों को कहीं ना कहीं वो चीजें सामने आई जाती हैं एक समय के बाद में, तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होते। लेकिन इसमें भी आजकल टेलीविजन और बहुत सारे माध्यम ऐसे जो हम बहुत सारी फैंटेसी, बहुत सारी समृद्धि देखते हैं, तो कई बार लोगों का दिमाग खराब हो जाता है उससे और वो भ्रमित हो जाते हैं। बिल्कुल। और एक सवाल कानपुर जनता की, जितने भी लोग हैं, चाहे वो महिलाएं वर्ग हो, वृद्ध वर्ग हो या युवा वर्ग हो, सभी के तरफ से, कि हर बार हर इंसान ये कहता है कि साहब मैं इस नए वर्ष में कुछ अच्छी चीजें अपने अंदर डालूंगा, बुराइयों को मैं कम करूंगा, लेकिन वो कर नहीं पाते। क्या कारण है ऐसा कि वो चीजों को दूर नहीं कर पा रहे हैं और अच्छी चीजें चाहते तो हैं पर वो एंड टाइम में पता नहीं क्यों फिर वो घूम के उसी चीजों में आ जाते हैं? सबसे पहली संकल्प शक्ति की कमी, संकल्पहीनता, ये सबसे बड़ा कारण है। और दुनिया में लोग तरक्की करते लोगों को देखते तो हैं और ये कहते हैं मैं नहीं कर पाया और मैं बहुत तोप था और मैं ये कर सकता था, लेकिन अगर उसमें झांक के देखें, अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जिन्होंने सफलता पाई है और मुकाम पाया है, उन्होंने त्याग भी किया है और उनकी संकल्प शक्ति बहुत जबरदस्त थी, अपनी चीजों में लगे रहे, जुटे रहे। तो ये प्रवृत्ति, तो आपको अपने अंदर संकल्प लेना पड़ेगा, साथ में अच्छे कार्य, क्योंकि अच्छे कार्य हमारे संकल्पों को और शुभत्व को बढ़ाते हैं। इसमें एक चीज हम छोटी सी और कहना चाहेंगे, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं कि देव ऋण, ऋषि ऋण, फलाना, समाज के ऋण। तो हम ये चाहेंगे, हमें अपने जीवन में जब भी, जैसे हम चाह रहे हैं कि कठिन संकल्प लें, अच्छे संकल्प लें, आगे बढ़ें, तो उसके साथ साथ पहले अगल बगल भी देखना पड़ेगा, लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा और ये देखना चाहिए कि आने वाले नए साल में हमारे यहाँ भोजन बनेगा, कोई अगल बगल भूखा तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल है। तो ये एक होना चाहिए कि हमारे लोगों की मदद का भाव, हमारे यहाँ जैसे सनातन संस्कृति में दशांश निकालने का प्रावधान है ना, तो उस अपनी कमाई से अगर संभव हो तो 10% निकालें, नहीं निकाल सकते तो कुछ कम निकालें और उनको ऐसे बांटें कि साल में कभी किसी गरीब कन्या का विवाह में मदद कर दी, कभी किसी को कोई शिक्षा नहीं पा सकता, ऐसे किसी छोटे बच्चे की खुद या 2-3-4 मित्रों ने मिलकर के उसको कुछ पुस्तकें या वो डोनेट, ये समाज के ऋण है, क्योंकि आप जब पैदा हुए सब कुछ आपने समाज से ही लिया है, पाया है, तो आपका इस तरह से गुरु ऋण निकलता है। बुजुर्गों के लिए कभी किसी वृद्धाश्रम, अपने घर के बुजुर्गों के पैर छूना अथवा उनको यथोचित अभिवादन करना और साल में एक बार वृद्धाश्रम जा करके और उसी पैसे से एक दिन उनको अच्छा भोजन कराना और वस्त्र इत्यादि बांटना, इस तरह की कुछ शुभ काम आप जीवन में जोड़ सकते हो। अपने बच्चों के जो बिना टूटे फूटे खिलौने हैं और बच्चे बड़े हो गए, उनके उपयोग के नहीं, गरीबों में आप बांट सकते हो। बिल्कुल। आप इसी तरह बहुत छोटे छोटे कार्य आप करके अपने योग्य वस्त्र दे सकते हो। इससे आपका संकल्प बढ़ेगा, आपके अंदर शुभत्व आएगा, लोगों के लिए एग्जाम्पल होगा, लोग भी वैसे ही करेंगे और फिर आपके आसपास धीरे धीरे माहौल भी चेंज भी होगा, बिल्कुल वैसे ही माहौल बन जाएगा, इतना संतोष मिलेगा। बिल्कुल। और फिर आप जो आपके अंदर धीरे धीरे दृढ़ निश्चय आएंगे। और पहले जो मैंने कुछ उपाय बताए थे उससे भी जब एक बार आपकी संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाती है, बिल्कुल, कि ये करना है, हमें, अब हम नशा नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन जब हम करेंगे, अच्छा हम कल से छोड़ देंगे या हम परसों से नहीं करेंगे या अब अगले साल से नहीं करेंगे, कुछ लोग कहते हैं अब नवरात्र भर नहीं करेंगे, तो इससे चीजें दूर नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। बुराई है तो उसको पूरी तरह से त्यागना है। और हम तो कहते हैं आदि गुरु शिव है। आज के युग में अगर कुछ छोड़ना है और आपने प्रतिज्ञा की है तो उसके 2 बहुत साधारण तरीके बताते हैं। आजकल के युग में सो कॉल्ड या गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, तो सो कॉल्ड व्यक्ति गुरु मत बनाओ भाई, वरना धोखा खाओगे। हम किसको ढूंढने जाएंगे, किसको देखोगे? तो आदि गुरु शिव को गुरु बना लो या अपने इष्ट को गुरु बना लो और उनको अपने जीवन की सारी बुराइयां सौंप दो। शिव जी को तो वैसे भी जितना विष तत्व है जीवन का, जितनी बुराइयां हैं जो अशिव है, उनको दे करके शुभत्व, कल्याण और शिवत्व प्राप्त कर लीजिए, ऐसा भाव है। तो आप जो चीज छोड़े उसके लिए आप उसको शिव का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करें। और शनिवार के दिन, जैसे मान लीजिए आप गुटखा खाते हैं और नहीं खाना चाहते, तो गुटखा लेकर के अपने सिर से 7 बार उतार करके और किसी बहते पानी में विसर्जित कर दें और संकल्प ले लें, आपका संकल्प दृढ़ हो जाएगा।
अथवा उसे जमीन में गाड़ दें और उसी वक्त से संकल्प लें। इसी तरह सिगरेट आप जमीन में गाड़ दें और जो भी है उस वक्त आपके पास पैकेट, ये नहीं कि ये पैकेट हम यूज कर लें, पूरा जो कुछ भी जितनी भी है सब जिस समय मतलब मन में हमारे बात है उसी समय हम संकल्प लीजिए और वो चीज उसी समय जमीन में गाड़ दीजिए या बहते पानी में उसको बहा दीजिए। बिल्कुल, ये तो इससे आपका संकल्प दृढ़ हो जाएगा, चीजें छोड़ने में मदद मिलेगी। बिल्कुल सर्वांग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस नए वर्ष के मौके पर। और मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज आपसे हमारी बातचीत हुई और साथ ही साथ कानपुर नगर वासियों के लिए बहुत सारी चीजें आपने ऐसी बताई हैं जो मुझे उम्मीद है कि अगर वो अपने अंदर उन चीजों को ग्रहण करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है। बस आखिरी में कानपुर नगर वासियों के लिए इस नए वर्ष के मौके पर मैं ये चाहता हूं कि कुछ ऐसा संदेश आप दे के जाएं जो अपने जीवन पर वो उसका प्रभाव उनके जीवन पर पड़े और ये नया वर्ष हमारे सभी शहरवासियों के लिए शुभ मंगलकारी हो जाए। मेरा तो सिर्फ एक ही कहना है कि परमात्मावादी बनो, बंटने की बात मत करो। आप जिस भगवान के जिस स्वरूप को मानते हो उसके हो जाओ और हर चीज जीवन में उनसे शेयर करके करो। जब ऐसा करोगे तो गलत काम कर ही नहीं सकोगे, क्योंकि हर चीज उनको देनी पड़ेगी, हर चीज उनको देनी। और जीवन में वहम से दूर रहो। जो धर्म में कहीं वहम नहीं है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है, आप उसको कंफ्यूजन से ले रहे हो। जीवन में शॉर्टकट्स मत अपनाओ, चमत्कार के चक्कर में मत पड़ो। ज्योतिष और वास्तु के उसमें भी चमत्कार के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि नियम है, साइंस है, वो उसी ढंग से काम करेगी। कोई सोचेगा कि ऐसे किसी ने कुछ करा दिया है या इस तरह की गलत सलत मिथ्या बातों पर और फिर उसको सच मानना और फिर उस विज्ञान को दोष देना, ये आपका दोष है। सड़क चलते भगवा कपड़े पहने आदमी को आप पहले वो भिक्षावृत्ति कर रहा है, आप उसको संत बोल रहे हो। खाली वो तो एक फैंसी ड्रेस में आदमी घूम रहा है, उसको आपने बना दिया। तो अपने अंदर निरीक्षण करो और जीवन में अपने सभी संकल्पों को प्राप्त करें, सभी शुभ संकल्पों को, अशुभ संकल्पों को बिल्कुल न प्राप्त करें। ऐसी धारणा है मेरी और ऐसा विचार है कि आपके जीवन में सभी आपके अभीष्ट पूर्ण हो और देवी जी वो पूर्ण करवाएं। ऐसी आपको सद्बुद्धि दें, सन्मार्ग में प्रेरित करें, आपको वहमों से दूर करें, आपको अशुभ से दूर करें, अशिव से दूर करें। शिवमय हो आपका जीवन, कल्याणमय हो, सच्चार हो, सद्विचार हो और आप परिवार, समाज, देश और दुनिया को अनुकरणीय बनाने में अपना योगदान दे सकें, ताकि जब आप वृद्ध हो तो आपके मन में संतोष हो इस बात का कि आपने जिस समाज से पाया था उसको कुछ दिया है और आप अपना जीवन पूर्ण करके जा रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वांग जी। तो ये थे प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री सर्वांग जी और ज्योतिषाचार्य भी हैं। ये विश्व में अलग अलग देशों में जाकर के ये अपने कानपुर शहर का नाम रोशन कर रहे हैं और साथ ही साथ वास्तु संबंधी सभी समस्याओं को दूर करते हैं। कहीं ना कहीं आपको भी सारी चीजें समझ में आई होंगी कि क्या हम करते थे गलत अब तक और क्या हमको सही करना है। और इसी उम्मीद और विश्वास के साथ डेन जेएमडी आपके लिए प्रोग्राम लेकर के आया था कि आपका नव वर्ष शुभ मंगलमय हो। इसी कामनाओं के साथ हमने ये सोचा कि आपको कुछ चीजें ऐसी पुराने वर्ष के आखिरी दिन पे दे दे कि ताकि आपके नए वर्ष में आप नया जीवन जिएं और साथ ही साथ अपने परिवार को खुश रखें और अपने शहर के लिए कुछ नया करें। और जाते जाते मैं अपनी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि मुस्कान आपके होठों से कभी जाए ना, आंसू आपकी पलकों में कभी आए ना। मुस्कान आपके होठों से कभी जाए ना, आंसू आपकी पलकों में कभी आए ना। पूरा हो हर ख्वाब इस नए वर्ष के मौके पर और जो पूरा ना हो वो ख्वाब कभी आए ना। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।